आज हम यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। देखिए, आपके एग्जाम का जो मूल उद्देश्य है, जिस तरीके के इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितना मैंने देखा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछे जा रहे हैं। उसमें दो ही चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, या तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर वहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें ही पूछी गई हैं, अर्थात डेटा को लेकर पूछा गया है। तो हम भी यहाँ पर इसी को ध्यान में रखकर स्टडी करेंगे। एक तीसरी चीज़ में आती है, करंट को थोड़ा ध्यान में रखा जाता है, तो हम इन तीनों को समावेशित करने के लिए यहाँ पर स्टडी करेंगे। आज की जो वीडियो है, यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हम अध्ययन करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर इसके करंट के और जो भी फैक्चुअल जो डेटा होंगे उसको सम्मिलित करते हुए एक और वीडियो आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज हम अध्ययन करने की प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे कोशिश करते हैं इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने को लेकर। देखिए, डिटेलिंग और डिस्क्राइबिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं की जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि आपके एग्जाम में ये डिमांड नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्राइबिंग क्वेश्चन या डीप क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैं भी यहाँ पर कोशिश यही रहूँगा, क्योंकि एक रिविज़न वीडियो है, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिविज़न कराना है, तो मैं भी वही कोशिश करूँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है। किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट को लेकर किन किन क्षेत्रों को वहाँ पे आधार बनाया जाता है अध्ययन के लिए, तो तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। क्वेश्चन आता है प्राथमिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो प्राथमिक में आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन गतिविधि और प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, तो औद्योगिक क्षेत्र, लोहा, इस्पात, वस्त्र उद्योग, वाहन। साथ ही प्राथमिक उत्पाद को कच्चे माल के रूप में ये द्वितीयक जो क्षेत्र है वो प्रयोग करते हैं। तीसरा क्षेत्र अर्थात तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादातर सेवा सेक्टर आता है, जिसमें देख सकते हैं बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक जो योगदान है वो आपके तृतीयक क्षेत्र का है। इसके बाद आता है कि एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। तो देखिए, आर्थिक समृद्धि जो है वो परिमाणात्मक होती है, अर्थात जिसको हम गिन सकते हैं, जो संख्या के आधार पर मापा जा सकता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर आर्थिक समृद्धि। जैसे किसी व्यक्ति की आय को हम कह सकते हैं उसकी आर्थिक समृद्धि, आज 10,000 है, कल 12,000, कल 20,000, 1 लाख, 1 करोड़। तो यहाँ पर हम संख्या के आधार पर बता सकते हैं कि हाँ, उसकी आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। तो आर्थिक स्तर पर जिनका माप संपन्न हो वो आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत आएगी। राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में यह परिवर्तन करने में सक्षम होता है। दूसरा यहाँ पर आपको पूछा गया कि आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है, तो आर्थिक विकास का मतलब होता है गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन इसमें सम्मिलित होते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ साथ उसके रहन सहन के स्तर, खाने पीना अच्छा गुणवत्ता युक्त खाना, कपड़े जो पहनते हैं वो अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें, अर्थात जब किसी व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि भी वहाँ पे समाज में उसका स्तर जो होता है उसमें भी सुधार होता है, तो उसे हम कहते हैं कि उसका आर्थिक विकास हुआ है। तो इसमें आर्थिक और अनार्थिक दोनों ही पदों का मापन किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद व जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में जब हम दोनों ही चीज़ों का मापने को आकलन करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम आर्थिक विकास को यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, आर्थिक विकास को हम किस तरीके से माप सकते हैं, तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार पर निर्भर करता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये तीन चीजें आपको ऑप्शन में मिल सकती हैं। इसके बाद आर्थिक विकास के यहाँ पे माप के जो दृष्टिकोणों की बात करता है वो ये सब आपको यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको पूछी नहीं जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम है, जो विश्व बैंक के द्वारा प्रतिपादित किया गया जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपको मानव विकास सूचकांक की बात की जाती है, इसमें ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मानव विकास सूचकांक को लेकर अभी नया डेटा आ गया है, तो वहाँ पर उसको भी हम चर्चा करेंगे जब करंट का एक वीडियो आपको प्रस्तुत किया जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है, एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम उसकी राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को अगर हम ज्ञात करना है तो किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, तो देखिए, मुद्रा के रूप में इसका मापन करना संभव है। दूसरा, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। तीसरा, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में। चौथा, घरेलू सेवाओं जैसे कि कपड़े धोना, खाना बनाना को राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है।
इसके अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों जिसमें अंश पत्र है, ऋण पत्र है, उसको भी हम इसमें से बाहर रखते हैं। साथ ही हस्तांतरण जो भुगतान है जैसे कि पेंशन है, वजीफा, अंतर इत्यादि को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये हमने यहां पर देख लिया कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब चलिए कुछ और टॉपिक्स को इसमें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आय का जो मापन हम करते हैं, तो राष्ट्रीय आय को अगर हम चालू कीमतों पर इसका आकलन किया जाए तो इसमें क्या होता है कि प्रचलित बाजार मूल्य इसमें हम सम्मिलित करते हैं राष्ट्रीय आय में, और इसे मौद्रिक आय भी कहा जाता है। जब प्रचलित बाजार मूल्य पर हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो यहां पर ये राष्ट्रीय आय जो होती है चालू कीमतों पर इसे कही जाती है, और इसे ही हम मौद्रिक आय के नाम से भी जानते हैं। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? किसी आधार वर्ष में एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम स्थिर कीमतों पर उसकी राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय माइनस मुद्रास्फीति से आपको स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। इसको ध्यान में रखना है कि आपको स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए क्या करना है, प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति को माइनस कर देना है। चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाओं में, जिसमें जीडीपी और एनडीपी जैसे तथ्य आते हैं। जीडीपी से क्या मतलब है, एनडीपी का क्या तात्पर्य है? तो जीडीपी है एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। जैसे भारत हो गया, उसकी सीमा के अंतर्गत जितनी भी आपको एक वर्ष में एक निश्चित जो लेखा वर्ष है हमारा, उसके अंतर्गत जो भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन हो उसका जो मूल्य होगा वो हम उसकी जीडीपी कहेंगे। सम्मिलित कौन होते हैं इसमें? निवासी और अनिवासी दोनों को ही उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सेवाओं को इसमें हम सम्मिलित करते हैं। अब एनडीपी आपको निकालना हो तो कुछ नहीं करना है। एनडीपी निकालने के लिए क्या करना है, आपको सकल घरेलू उत्पाद में से मूल राशि को माइनस कर देना है। जो आपका प्राप्त होगा वही हम कहेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। यहां पर ज्यादा कुछ नहीं, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू आपका एनडीपी आपको प्राप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाओं की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सकल राष्ट्रीय आय अर्थात जीएनपी का इसमें क्या मतलब होता है, जैसे कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा, यहां पे बात आई नागरिक वही होगा जिसके पास नागरिकता होगी, ठीक है, विदेशी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, नागरिकों के द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर दोनों ही स्थितियों पर, अंदर भी और बाहर भी, उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के सकल मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। जीएनपी ग्रांट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। जीडीपी में जो होता है घरेलू अर्थात नागरिकों, भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को जोड़ देना है, और विदेशियों के द्वारा जो होती है उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को माइनस कर देना है। जो प्राप्त होगा वो आपको जीएनपी कहलाएगी। अब इसी में पूछा जाए अगर एनएनपी से क्या तात्पर्य है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से क्या तात्पर्य है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल राशि बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी यहां पर आपको मिल जाएगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। अब चलिए कुछ बात करते हैं जीडीपी संबंधित कुछ अवधारणाओं को लेकर यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पे जीडीपी संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको यहां पर लागत निकालना हो तो उसे कैसे निकाला जाता है, तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को हम यहां पर जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट में कहते हैं। इसमें दो चीजें सम्मिलित होती हैं, जैसे कि विशुद्ध उत्पाद भी और विशुद्ध मूल्य वर्धन भी इसके द्वारा किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट जो कारक लागत जिसे किसे कहा जाता है, तो कारक लागत यही है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत कहते हैं। अब कारक लागत में शामिल क्या क्या होता है, तो इसमें सब्सिडी शामिल होती है, सम्मिलित नहीं होता है। तो इसमें कर प्रत्यक्ष जो होता है, प्रत्यक्ष कर इसमें सम्मिलित नहीं होता है। प्रत्यक्ष जो प्रभाव है तो सेवा एवं वस्तुओं का उत्पादन करना है, और उसके उत्पादन के संदर्भ में हम क्या क्या प्रयोग करेंगे कि भूमि हमें चाहिए होगी, क्योंकि कोई भी वस्तु उत्पादित करने के लिए कंपनी बनानी पड़ेगी। आपको एक क्षेत्र में वहां पे कंपनी को स्थापित करना पड़ेगा, कोई फर्म बनानी पड़ेगी, वहां मजदूरों को लगाना पड़ेगा अर्थात श्रम की आवश्यकता होगी। उन सारे लोगों को पैसे इत्यादि देने के लिए, कंपनी खड़ा करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, कच्चे माल को, उसके लिए पूंजी चाहिए होगी, और वहां पे उद्यमिता इनके माध्यम सारी चीज़ों का संचालन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए होंगी ताकि आप किसी वस्तु एवं सेवाओं को वहां पे उत्पादन कर सकें, उसको डिलीवर कर सकें। तो ये सारी चीजें आपको हम फैक्टर कॉस्ट पे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इसे कहा जाता है।
इसके बाद यदि आपसे बोला जाए कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे क्या हो गया, बाजार मूल्य पर आपको जीडीपी निकालना हो तो उसके लिए क्या है, वस्तु के उत्पादन के पश्चात बाजार दर पर जो बेचा जाएगा, ठीक है, वस्तु के उत्पादन के पश्चात जो बाजार मूल्य या दर पे बेचा जाए वो आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगी। बाजार दर अर्थात उपभोक्ता द्वारा वस्तु के लिए किया गया भुगतान से तात्पर्य है, और बाजार मूल्य जो है वो आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस इसमें टैक्स जोड़ दिया जाएगा और इसमें सब्सिडी माइनस कर दी जाएगी, जो प्राप्त होगा वो आपका बाजार मूल्य होगा, अर्थात वस्तु उस पर लगाया गया टैक्स और उसमें दी गई सब्सिडी को माइनस कर देना है, टैक्स को जोड़ देना है, आपको मिल जाना है। सिंपल से इनको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर। जीडीपी एट नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और वास्तविक जीडीपी क्या होती है। तो नॉमिनल जीडीपी का क्या तात्पर्य है, सकल घरेलू उत्पाद में जब मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं किया जाता है तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और वास्तविक जीडीपी में जब जीडीपी में हम मुद्रास्फीति को समायोजित कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक जीडीपी। नई अवधारणा में एक और कॉन्सेप्ट आया है सकल मूल्य वर्धन, जिसे हम कहते हैं जीवीए, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्या होता है, तो जीवीए किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल उत्पादन व आय का इससे पता चलता है कि कितना उत्पादन हुआ है, तय समय में इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल का मूल्य निकालने के पश्चात कितने मूल्य के वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हुआ। ठीक है, एक सिंपल से फॉर्मूले में अगर आपको समझना हो तो जीवीए को प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से टैक्स को माइनस कर देना है और सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी गई उसको जोड़ देना है, वो आपको मिल जाना है। क्या मिल जाएगा, जीवीए मिल जाएगा। सकल राष्ट्रीय खुशहाली भी एक आपको आता है, यहाँ पे जीएनएच होगा, ठीक है। यहाँ पे 1972 में भूटान के द्वारा इसे शुरू किया गया था, जिसमें किसी भी देश की जो प्रगति का आकलन करने के लिए हम वहाँ पे राष्ट्रीय प्रगति का जो पैमाना है वो उसे खुशहाली वहाँ पर बनाया गया है। चलिए ये तो यहां पर हो गया। अब आते हैं कुछ अन्य टॉपिक्स पर, ठीक है। तो ये तो बेसिक जीडीपी, जीएनपी, इन सारी चीजों से राष्ट्रीय आय क्या होती है, यहाँ पे काफी सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि इकोनॉमी आपसे पूछे जाते हैं, तो वो तो हमने यहाँ पर आपको देख लिया। अब कुछ अन्य चीजें हैं, अब आय से रिलेटेड है, इनकम, पर्सनल इनकम इसमें आती है, तो इसमें आइए पर कैपिटा इनकम आती है, तो इससे रिलेटेड भी डाटा देख लेते हैं। अब आय क्या होती है, किसी व्यक्ति या समूह को यदि मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में, किराए के रूप में, ब्याज के रूप में, या प्रॉफिट के रूप में, भत्ते के रूप में, या पेंशन के रूप में यदि कोई भी वहां पे पैसा या मूल्य प्राप्त हो रहा है तो उसे हम उसकी आय कहेंगे, इनकम कहा जाएगा। तो इनकम देखिए इतने सारे स्रोत हो सकते हैं आपके इनकम के, इनमें से किसी भी रूप में अगर आप पैसे या मूल्य आपको राशि प्राप्त हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, वेतन कहेंगे, आपकी आय कहेंगे, आपकी सरी, ठीक है, इनकम कहा जाएगा। अब इसमें पूछा गया कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या को डिवाइड कर दीजिए, जो प्राप्त होगा वो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। व्यक्तिगत आय क्या होती है, तो पर्सनल इनकम बराबर नेशनल इनकम प्लस कुछ चीजें जोड़ देनी है। क्या क्या जोड़ना है इसमें, सरकारी हस्तांतरित मदें, वाणिज्यिक हस्तांतरित भुगतान, सरकार द्वारा शुद्ध ब्याज भुगतान, ये जोड़ देना है। किस में जोड़ना है, नेशनल इनकम में। और कुछ चीजें माइनस कर देनी है। क्या क्या हटा देना है, कंपनियों संगठनों का अवितरित लाभ, संगठन कर, सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी व्यय, इसको निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो प्राप्त होगा वो आपका व्यक्तिगत आय होगी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि व्यय योग्य आय क्या होगी, अर्थात जो आप खर्च कर सकते हैं वो आय कौन सी है। तो व्यय योग्य आय को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपकी जो व्यक्तिगत आय है, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर, इनकम जो आपने दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट जो टैक्स देते हैं, जैसे आयकर है, संगठन कर है, व्यय कर है, ब्याज कर है, इनको आप माइनस कर दीजिए। टैक्स देने के बाद आपकी जो टोटल वेतन है उसमें से आप डायरेक्ट टैक्स को निकाल दीजिए, जितना पैसा आपने टैक्स के रूप में पे कर दिया है। उसके बाद जो आपके पास इनकम बची है उसे कहा जाएगा क्या, व्यय योग्य आय। अब पूछा गया कि वास्तविक आय क्या है, तो वास्तविक आय प्राप्त करने के लिए माइनस क्या करना है, व्यय योग्य आय और मुद्रास्फीति को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपकी वास्तविक आय है। वास्तविक आय क्या हुआ कि आपने जितना भी आपको पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है, पैसे जितने प्राप्त हुए उसमें से आपने टैक्सेस के रूप में कितना भर दिया वो हटा दीजिए, और जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उसमें महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, मुद्रास्फीति कितनी बढ़ चुकी है, उसको आप माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो आपको आय मिली हुई है वो आपकी क्या होगी, वास्तविक आय होगी। सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं साथ में, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट बनाया है। यहाँ पर पहले हम इसको पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये खत्म हो गया राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट का। अब हम मुद्रा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं। मुद्रा क्या है, मुद्रा सभी लेन देन में भुगतान का माध्यम होती है,
बिना पैसे के आप कोई भी क्रिया प्रक्रिया को संचालित नहीं कर सकते हैं। अब किस तरीके के कार्य मुद्रा के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि विनिमय का ये साधन है, विनिमय, ठीक है, पैसा, आना जाना, ट्रैवल। मुद्रा की स्वीकार्यता, पैसा हर कोई स्वीकार करता है, आप कैश के रूप में किसी को भी कोई भी सामान ले सब कुछ लेता है। मूल्य निर्धारण में किसी भी वस्तु के, कौन सी वस्तु कितने मूल्य की है वो कैसे निर्धारित होगा, पैसों के माध्यम से, रुपए के माध्यम से, रुपीज़। कि आप 1 किलो सेब खरीदने पूछते हैं कितना है, तो वो बताता है 50 रुपये, 50 रुपये किलो है, 100 रुपये का ये है, ठीक है। तो किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण में मुद्रा ही काम आती है। संचय और संग्रहण के रूप में आपको पैसे रखने हैं, बैंकों में रखने हो या अपने तिजोरी में रखने हैं, घर में रखने हैं, तो आप क्या करते हैं, कितना रखा है, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, मुद्रा ही तो रखते हैं। भावी भुगतान के रूप में, फ्यूचर को इंटरेस्ट, भाई फ्यूचर में हमें इनको पैसा लौटाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके मुद्रा के कार्य। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो मुद्रा की विशेषताएं होती हैं, इसका मूल्य स्थिर होता है, आसानी से पहचाना जा सकता है, सभी स्वीकृत करते हैं अर्थात इसको स्वीकार किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान वहनीय है कोई भी सामान इत्यादि के संदर्भ में, विभाज्य है अर्थात 100 का नोट है तो 50 का नोट को आप 10 के संदर्भ में आप उसको विभाजित कर सकते हैं, और शीघ्र नष्ट ना हो ऐसी स्थितियों में होता है, अर्थात लंबे समय तक, 1990 का नोट है तो अभी भी स्वीकार्य है, तो लंबे समय तक ये चलता रहता है, जब तक पूरी नोट अगर है तो वो खराब नहीं हो जाती है। मुद्रा व परिसंपत्ति में अंतर क्या होता है, तो देखिए मुद्रा भुगतान का कार्य करने वाली यहाँ पे कोई भी वस्तु हो सकती है, जो कि परिसंपत्ति की बात करें तो किसी व्यक्ति या कंपनी के पास मौजूदा कोई वह जिसका मौद्रिक मूल्य हो वो आपकी परिसंपत्ति कहलाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करें कि प्रकार कितने हैं, परिसंपत्तियों के कितने प्रकार होते हैं, तो परिसंपत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, मूर्त, अमूर्त और वित्तीय। मूर्त का मतलब हुआ कि कोई भौतिक आकार, संरचना, अनुभव जिसे छुआ जा सके, जैसे भूमि और भवन। अमूर्त जो भौतिक अस्तित्व जिनका नहीं है, लेकिन स्वामित्व, कब्जा या विचारों की उत्पत्ति के तौर पर हम उसे जानते हैं, जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गई, ये सारी चीजें। वित्तीय परिसंपत्तियां क्या होती हैं, जो वित्तीय रूप से मूल्यवान हो, जैसे कि बैंक खाता हो गया, बॉन्ड हो गए, सरकारी प्रतिभूतियां हो गई, इनको हम वित्तीय परिसंपत्तियां कहते हैं। इसी तरीके से पूंजी की बात की जाती है। पूंजी क्या है, उत्पादन के साधन के रूप में भूमि और श्रम, और भौतिक पूंजी के रूप में मशीन एवं फैक्ट्री, और मानव पूंजी के रूप में प्रशिक्षण एवं कारीगरी। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी पूंजी के अंतर्गत आपको इसमें देखने को मिलता है। अब मुद्रा के प्रकार की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें वस्तु मुद्रा है, धातु मुद्रा है, पत्र मुद्रा है, ठीक है। अब वस्तु मुद्रा क्या है, वस्तु विनिमय की प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को गेहूं लेना है, तेल के बदले तो गेहूं दे दिया, तेल ले लिया, किसी को टमाटर चाहिए तो उसने तेल देके टमाटर ले लिया, किसी को टमाटर से मक्का खरीदना है तो टमाटर देके मक्का को ले लिया। इसी तरीके से मतलब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को खरीदने की प्रक्रिया वस्तु विनिमय प्रणाली है। अब इसमें वस्तु मुद्रा के रूप में क्या क्या चीजें पिछले समय में प्रयोग की गई, जैसे सीपी हो गई, हाथी के दांत हो गए, कॉफी हो गई, तंबाकू हो गई, ये सारी चीजें वहां पर मुद्रा के वस्तु विनिमय प्रणाली के तौर पर प्रयोग की जाती रही हैं। हड़प्पा सभ्यता हो गई, वहां पर भी सारी चीजें प्रयोग की गई हैं। नोटबंदी के समय में देखा गया इस तरह की चीजें, आपको गांव में भी कई बार वहां पर गेहूं के बदले कोई चीज खरीदते हुए आपने देखी होगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं वस्तु मुद्रा की हैं। धातु मुद्रा क्या होती है, लेन देन में आसान है, विभाज्य है, 10 का आपका सिक्का है तो उसे 5 के, 2 के, 1 के में विभाजित कर सकते हो। इसके अंतर्गत हम क्या रखते हैं, धातु मुद्रा के अंतर्गत गोल्ड है, चांदी है, तांबा है, तो वो सारी चीजें आपको धातु मुद्रा के तौर पे हम प्रयोग करते हैं। समस्या क्या है कि यहाँ पर फुल बॉडी कॉइन और टोकन कॉइन के रूप में होती हैं, अर्थात ऐसा सिक्का जैसे 5 रुपये का सिक्का है, अगर 5 रुपये को गला दिया जाए और उसको जो धातु बची अगर उसको मार्केट में बेचें और उस जितना बेचा गया उसको भी अगर 5 रुपये मिले तो उसको हम कहते हैं फुल बॉडी कॉइन। अगर मान लीजिए आज का जो 5 का सिक्का है, अगर हम उसे गलाकर मार्केट में बेचे उस धातु को, तो पता लगा उसका 1 रुपये भी नहीं मिल रहा, तो उसको हम कहते हैं टोकन कॉइन। अर्थात जब धातु का जो मूल्य होता है उसमें अंकित मूल्य जो उस सिक्के में अंकित मूल्य से कम होगा तो टोकन कॉइन होगा। जो धातु का मूल्य यदि उसके अंकित मूल्य के बराबर होगा तो उसको हम फुल बॉडी कॉइन कहते हैं। इतना सादा कुछ आपको वैसे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन आपको आता नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड की मात्रा सीमित, तस्करी इत्यादि समस्या, इसके कारण से बंद किया गया, गोल्ड इत्यादि को खत्म किया गया, उसकी जगह पत्र मुद्रा लाई गई। गोल्ड अगर बात करें तो अकबर से औरंगजेब तक और तुगलक वंश में यहाँ पर अगर हम देखें तो धातु मुद्राएं जो होती है उसकी क्वालिटी को भी गिराया गया, उसकी मुद्रा की मात्रा को वहाँ पर सीमित रखा गया, लेकिन उसकी मात्राओं को कम किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी।
इसके बाद हम आते हैं पत्र मुद्रा में। पत्र मुद्रा जो होती है लीगली यहाँ पर सभी को स्वीकार्य है, फिएट मनी होती है, लीगल टेंडर अर्थात कानूनी रूप से वैध होती है सभी के स्वीकारता के संदर्भ में। कोई भी ऋण और लेन देन लेने से मना इसमें नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो आपकी नोट हैं उन नोट में कौन कौन से अगर पीछे अगर देखें तो कुछ ना कुछ चित्र बने होते हैं। तो इसको लेकर कौन कौन से चित्र किस प्रकार की नोट में हैं, जैसे 10 रुपए के नोट पे कोणार्क मंदिर बना हुआ है, 20 रुपए की नोट में माउंट हैरियर बना हुआ है, 50 रुपए की नोट में आपका हम्पी का रथ बना हुआ है, 500 रुपए की नोट में लाल किला बना हुआ है, 2000 की नोट में मंगलयान बना हुआ है, 200 की नोट में यहाँ पर सांची का स्तूप बना हुआ है, और 10 रुपए की जो नोट है आपका यहाँ पर 1 रुपए के रानी का बाव भी यहाँ पर आपको बना हुआ है। अब ये हो गया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मुद्रा के प्रकार के संदर्भ में, एक तो धातु मुद्रा हमने देख ली, अब उसके बाद वस्तु मुद्रा, यहाँ पर धातु मुद्रा सारी कुछ देख लिया। अब बात करते हैं अपनी प्लास्टिक मुद्रा के बारे में, ठीक है। प्लास्टिक या बैंक मुद्रा। प्लास्टिक और बैंक मुद्रा में सिर्फ इतना जान लीजिए कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर एटीएम हो गया, डीडी हो गई, चेक हो गया, डिजिटल पेमेंट जैसी चीज़ें हो गई, फोन पे, यूपीआई, ये सारी क्या हो गई आपकी बैंक मुद्रा या प्लास्टिक मनी, ये दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के संदर्भ में, ई गवर्नेंस के संदर्भ में और व्यापार को आसान बनाने के संदर्भ में ये मुद्रा काफ़ी हमें बेहतर और इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली है। फ्यूचर की जो मुद्रा है उसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जिसमें बिटकॉइन इत्यादि हैं, ठीक है। कंप्यूटर डेटा माइनिंग क्रिप्टो करेंसी होती हैं। आभासी मुद्रा इसे कहा जाता है। क्रिप्टो अकाउंट के माध्यम से यहाँ पे लेन देन प्रक्रिया इसकी संचालित की जाती है। पेट्रोल लीटर जैसे भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में कई सारी कॉइन यहाँ पर चल रही हैं, जैसे आपको पेट्रो है आपकी, इसके अलावा आपको बिटकॉइन इस समय सबसे ज़्यादा अगर देखें तो वहाँ पर चीज़ें चल रही है। भारत सरकार द्वारा अभी फिलहाल यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी गई है और ना ही इसका अभी तक हम प्रयोग करते हैं भारत में। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो मुद्रा के प्रकार के संदर्भ में तो कई बार आप इस तरीके की चीज़ें पढ़ते होंगे, M1, M2, M3, M4 क्या होता है। तो M1 का मतलब हुआ जनता के पास जो मुद्रा है, प्लस इसमें बैंकों का जमा है, प्लस इसमें RBI की अन्य जमा इसमें सम्मिलित होती हैं। M2 पूछा जाए तो क्या होगा कि M1 अर्थात जितनी सारी चीज़ें हैं उसको प्लस इसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। क्या जोड़ दिया जाता है? डाकघरों की मांग जमाएं, ठीक है, जिसमें आपका बचत खाता और बचत योजना सम्मिलित होती हैं। M3 पूछा जाए क्या है तो M1 प्लस बैंकों की सावधिक जमा, जिसमें आपकी टाइम जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे आपको डिपॉजिट्स हो गई, ठीक है, RD हो गई कि 5 साल के लिए है, 10 साल बाद आपकी टूटेंगी, 5 साल बाद टूटेंगी, उससे पहले नहीं टूटेंगी, तो अर्थात जिसमें समय होता है, समय जुड़ा हुआ होता है, ऐसे डिपॉजिट्स। तो M1 प्लस बैंकों की सावधिक जमा को हम क्या कहेंगे? M3 कहेंगे। और M4 क्या है तो M3 अर्थात ये पूरा प्लस डाकघरों की सावधिक जमाएं जो होंगी उसको हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक तरल कौन सा है। तो यहां पर देखिए तो M1, M2, M3, M4। M1 सबसे ज्यादा तरल है क्योंकि कैश के रूप में लोगों के पास पैसा है तो आसानी से लेन देन प्रयोग किया जा सकता है। M2 उससे सरल है थोड़ा सा कि M1 के साथ साथ में कुछ बचत खाता के रूप में पैसे जमा है जिसको निकाला जा सकता है। M3 उससे ज़्यादा फिर, और M4 सबसे कम तरल होता है। तो सबसे ज़्यादा तरल जो है वो M1 है और सबसे कम जो तरल है वो आपका M4 है। अब यहाँ पे खाता प्लस बचत मुद्रा के संदर्भ में चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि MO मुद्रा क्या होती है, ठीक है। MO मुद्रा कहा जाता है रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी को हम MO मनी कहते हैं। MO मनी जो होती है इसमें करेंसी इन कैलकुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI प्लस अदर डिपॉजिट RBI, इन सारी चीज़ों को हम जोड़ करके जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? MO, ठीक है। MO यार M0 भी कह सकते हैं, जैसे M2, M3, M4, M1 से लेके M4 तक है, इसे हम M0 भी कह सकते हैं। तो M0 में क्या हुआ? करेंसी इन कैलकुलेशन, जितना भी आपका कैलकुलेशन में मुद्रा है उसको रखते हैं, बैंकों के पास जो भी पैसा है और RBI के पास जो अदर डिपॉजिट है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब एक आती है नैरो मनी और ब्रॉड मनी किसे कहते हैं? तो नैरो मनी कहते हैं M1 को और ब्रॉड मनी कहा जाता है M3 को। तो यहाँ पर नैरो अर्थात यहाँ पर जिसमें ज़्यादा मुद्रा, कम मुद्राएं वहाँ पर हैं, जिसमें M4 जो जिसमें सबसे ज़्यादा मुद्राएं होती हैं, तो M3 को ब्रॉड मनी और M1 को हम नैरो मनी कहते हैं। चलिए ये तो आपने पढ़ लिया मुद्रा के बारे में। अब आपको पढ़ाते हैं, यहाँ पर समझना है कि मौद्रिक नीति किसे कहते हैं, ठीक है। मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति का जो तात्पर्य है किसी अर्थव्यवस्था की वह नीति जिसके माध्यम से उसमें होने वाले मुद्रा प्रवाह
व प्रचलन की मात्रा को विनियमित किया जाए। निर्धारण के तौर पे इसमें केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है मौद्रिक नीति को। मौद्रिक नीति के दो साधन हैं, एक तरफ परिमाणात्मक हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे गुणात्मक हैं। परिमाणात्मक के अंतर्गत अगर हम देखें तो बैंक दर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है और एमएसएफ है, ओएमओ है और एमएसएस है। गुणात्मक तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें नैतिक दबाव का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है, चयनात्मक साख राशनिंग है, उपभोक्ता साख नियंत्रण है और मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीजें गुणात्मक के अंतर्गत वो प्रयोग करते हैं। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। परिमाणात्मक जो नीति है इसमें जैसे बैंक रेट है, बैंक रेट क्या होती है? दीर्घावधि साख व्यवस्था, लंबे समय के लिए दिया जाने वाला लोन किसके द्वारा बैंक प्राप्त करते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? आरबीआई से प्राप्त करते हैं। रेपो रेट क्या होता है? लघु अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था, किसके द्वारा? तो बैंक प्राप्त करते हैं। यहां पर बैंक किसके प्राप्त करता है? तो यहां पर आपको आरबीआई से लेता है। फिर रिवर्स रेपो रेट की स्थिति क्या है? तो यहां पर लघु अवधि की साख व्यवस्था आरबीआई जो होता है बैंकों से लेता है। सीआरआर क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो जो है बैंक द्वारा बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई एक नगद राशि जो आरबीआई के पास उन्हें रखनी होती है। और एसएलआर क्या होता है? भारतीय बैंकों को अपनी कुल राशि का आरबीआई द्वारा निश्चित मात्रा में आरबीआई द्वारा जो निश्चित किया गया है तो आपको उतनी मात्रा में इसे अपनी बैंकों के पास रखना सुनिश्चित करना होता है, जिसमें आप कैश के रूप में, कुछ आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, बॉन्ड्स इत्यादि के रूप में आप उसे एसएलआर के रूप में रखते हैं। एमएसएफ क्या होता है? तो बैंकों के द्वारा ओवरनाइट लिया गया लोन, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर से आरबीआई से भी प्राप्त कर सकते हैं। एमएसएस क्या होता है? तो यहां पर आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर बाजार में मुद्रा तरलता के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और ओएमओ क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर व खरीदकर बाजार अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आरबीआई सीधे जनता से यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर या उनसे खरीदकर मार्केट को संतुलित करने का कार्य करती है। तो इस तरीके से आरबीआई के द्वारा पूरी जो मौद्रिक नीति है उसके अंतर्गत यहां पर परिमाणात्मक नीति के तहत इन सारी क्रियाविधियों का अलग अलग आधार पर प्रयोग करते हैं। इसको लेकर काफी सारे आपके क्वेश्चन आते हैं, इनको मैंने वन लाइन में समझाने का प्रयास किया है। यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है जो क्वेश्चन आते हैं, कौन किससे लोन लेता है और किस तरीके का लोन लेता है, मूलतः यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसीलिए मैंने किस तरीके का लोन है और कौन किससे ले रहा है यहां पर आपको बता दिया गया। ठीक है, बस इसी को ध्यान में रखना है। अब परिमाणात्मक के बाद आता है कि गुणात्मक मौद्रिक नीति, इसके अंतर्गत क्या क्या है? तो इसमें नैतिक दबाव कौन क्रिएट करता है? आरबीआई क्रिएट करता है। किस पर क्रिएट करता है? बैंकों पर क्रिएट करता है। क्यों करता है? ताकि वो आरबीआई के द्वारा जो नीतियां बनाई गई उनको वो संचालित करें। जैसे तो आरबीआई इसके लिए क्या करेगा? आरबीआई के द्वारा दिशा निर्देश, मीटिंग इत्यादि के माध्यम से बैंकों को सलाह इत्यादि दी जाती है। दूसरा है प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही के तहत अगर हम बात करें तो इसमें बैंकों का लाइसेंस रद्द करना और पेनाल्टी को लगाना, यह सारा काम किया जाता है। चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत क्या करते हैं? मूल्यांतर निश्चित करना, ऋण की पूर्वानुमति लेना, अर्थात किसी बैंक को कोई कितना ऋण मिलेगा, कोई ऋण देने से पहले इत्यादि को आरबीआई से आपसे अनुमति लेना। तो ये सारी चीज आरबीआई निर्धारित कर दे कि आप लोन नहीं दे सकते हैं, आपको अगर किसी को लोन देना है तो पहले मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ निश्चित कर देना। साख राशनिंग क्या होती है? एक निश्चित दर का यहां पे यह निश्चित कर देना कि बैंकों को कितनी साख यहां पर मिलेगी, कि कौन से बैंक किसको कितना लोन दे सकता है या किस आरबीआई के द्वारा किस बैंकों को कितनी मात्रा में मुद्रा इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी, कितना ऋण इत्यादि दिया जाएगा, ये सारी चीजें निश्चित करना। उपभोक्ता साख राशनिंग में क्या होता है कि उपभोक्ता को कितनी मात्रा में ऋण दिया जा सकता है, यदि कोई वो डिपॉजिट करता है तो उसको कितनी मात्रा में वहां पर रिटर्न मिलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप सोना रखने गए, सोने का मूल्य आपका 24,000 है, लेकिन बैंक कह दे कि हम 24,000 आपको पूरा नहीं देंगे बल्कि हम आपको सिर्फ 12,000 देंगे। इस तरह कोई आरबीआई रूल बना दे कि बैंक जो भी डिपॉजिट करने आते हैं, डिपॉजिट करने की जो टोटल मात्रा है वो टोटल मात्रा रिटर्न न दी जाए बल्कि उनका आधा, 50, 80 जितना भी निर्धारित कर दे उतना ही आपको देना है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? साख के लिए प्रत्याभूत के नियंत्रण को इसके अंतर्गत हम रखते हैं। चलिए, ये तो हमने देख लिया मौद्रिक नीति के संदर्भ में। अब यहीं पर मौद्रिक नीति के साथ साथ राजकोषीय नीति की थोड़ी सी तुलना कर लेके पढ़ लेते हैं, दोनों में मूलतः इसमें अंतर क्या है। तो मौद्रिक नीति का तात्पर्य है
निर्माण किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के द्वारा। मौद्रिक नीति समिति यहां पर बनाई गई है जो इस सारी नीतियों को निर्धारण करने में मदद करती है। प्रत्येक 2 माह में परिवर्तित हो जाती है। संगठित क्षेत्र को प्रभावित करती है मौद्रिक नीति। मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने का मूल कार्य है इनका, और मंदी में यहाँ पर ये काफ़ी के संदर्भ में यहाँ पर काम यहाँ पर करती है। लेकिन प्रभावी अगर हम बात करें तो ज़्यादा मंदी के समय में आपकी राजकोषीय नीति होती है। तो राजकोषीय नीति के संदर्भ में चलिए बात कर लेते हैं। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो प्रत्येक बजटीय वर्ष में बनाई जाती है। संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों को यह प्रभावित करती है। मांग व लागत को नियंत्रित करने का कार्य करती है, और मंदी के समय में यह सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति में मूलतः ये अंतर होते हैं। अब मौद्रिक नीति समिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रख लीजिए। कभी मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है उसकी समिति में कौन कौन से लोग होते हैं। तो संवैधानिक स्थिति देखिए, वित्तीय अधिनियम के माध्यम 2016 में यहाँ पर आरबीआई एक्ट के द्वारा इसे प्रदत्त किया गया। आवश्यकता क्या थी? सरकार व आरबीआई के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए मौद्रिक नीति का गठन किया गया है, क्योंकि लगातार इन दोनों के मध्य एक विवाद की स्थिति बनी रही। कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सरकार के सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं। इसका पदेन अध्यक्ष जो होगा वो आरबीआई होगा। कार्य प्रणाली कैसी है? तो यहाँ पे प्रत्येक सदस्य को 1 वोट देने का अधिकार है। गवर्नर का वोट निर्णायक होगा, और बैठक की जो कोरम अर्थात जो बैठक कितने लोगों के उपस्थित होने पर आपको संचालित की जाती है? तो 4 लोग। तो बैठक कोरम कितने लोगों की है? 4 लोगों की। तो मौद्रिक नीति समिति के बाद यहां पर अगला जो टॉपिक है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय जो रिजर्व बैंक है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, यहाँ पे आरबीआई एक्ट 1934 के 35 के द्वारा इसे स्थापित किया गया। 1935 में इसकी स्थापना की गई। आरबीआई जो एक्ट आया था 1934 में, और बैंक जो स्थापित हुआ 1935 में। गवर्नर वर्तमान समय शशिकांत दास हैं। आरबीआई का कार्य क्या है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है। नोटों का निर्गमन करने का कार्य है। विदेशी विनिमय व शाख नियंत्रण का कार्य है। विदेशी मुद्रा नियंत्रण भी इसी के द्वारा किया जाता है। विकासात्मक कार्य इनके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थानों के साथ यहाँ पे सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ विनियामक संस्थाएं हैं। विनियामक संस्थाएं जैसे कि सेबी है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। आईआरडीए है जो बीमा को कंट्रोल करती है। आरबीआई है जो मुद्रा बाजार को कंट्रोल करती है। पीएफआरडीए है जो पेंशन फंड को कंट्रोल करती है। और सिडबी है जो एमएसएमई क्षेत्र को यहाँ पर कंट्रोल करती है, लोन इत्यादि की व्यवस्था करती है। तो ये विनियामक संस्थाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों को देखती हैं। इसके बाद बैंकिंग का थोड़ा सा वर्गीकरण आपको भी बता देते हैं। बैंक पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, बाकी यूजफुल है नहीं है वो आप अपने स्तर पर देख सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा बैंकिंग वर्गीकरण, क्योंकि बैंक का आप हर कोई यहाँ पे प्रयोग कर रहा है। तो बैंक देखिए 2 तरीके का है मूलतः, व्यावसायिक हैं, सरकारी हैं। व्यावसायिक के अंतर्गत पब्लिक बैंक आते हैं, प्राइवेट बैंक आते हैं, फॉरेन बैंक आते हैं, और कुछ डिफरेंशियल बैंक आते हैं। डिफरेंशियल बैंक के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आरआरबी आती है, एलएबी आती है, एसएफबी आती है, और यहाँ पर पेमेंट बैंक आती हैं, पीबी आती हैं। यहाँ पर सरकारी बैंकों की बात करें, जो पब्लिक जो बैंक है वहाँ पे गवर्नमेंट प्लस आरबीआई की इसमें हिस्सेदारी होती है। और पब्लिक बैंक उसी को, सार्वजनिक बैंक उन्हीं को कहा जाता है जिनमें गवर्नमेंट और आरबीआई की जो हिस्सेदारी है वो मिला करके आपको अगर 51% से आपकी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 51% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी हो। इसके बाद सहकारी बैंक के संदर्भ में यहाँ पे अर्बन है, स्टेट है, सेंट्रल है, और पीएसईएस इसके अंतर्गत सारे बैंकों की स्थिति को हम इसमें देखते हैं। इसके बाद कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत बात करें तो एआईएफआई है, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इसमें आपका एक्सिम बैंक आता है जिसको 1982 में स्थापित किया गया। नाबार्ड है जिसको 1982 में स्थापित किया गया। एनएचबी है 1988 में बना, और सिडबी है 1990 में बना। इसके अलावा इसमें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के अंदर कुछ प्राइमरी डीलर्स आते हैं। प्राइमरी डीलर्स के अलावा आपके मुद्रा बैंक आती हैं। मुद्रा बैंक यहाँ पर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कुछ बैंकिंग शब्दावलियों को लेकर जो लगातार हाल फिलहाल चर्चा का विषय रहा। यदि आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा काफ़ी सारी मर्जरीकरण की प्रक्रिया की जा रही है, विनिवेशीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो वो क्या है? देखिए, विलीनीकरण का, एकत्रीकरण का मतलब होता है जब विलीनीकरण प्लस निजीकरण दोनों को सम्मिलित कर लिया जाए उसे हम कहते हैं एकत्रीकरण। विलीनीकरण का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक बैंकिंग संस्थाओं को यहां पर मिला दिया जाए। और निजीकरण का मतलब होता है जब किसी बैंक में 51% से ज्यादा हिस्सेदारी आपकी प्राइवेट सेक्टर की होती है, ठीक है। बाकी यहां पर ये सारा कुछ समझाने के संदर्भ में था, कौन किसकी कितनी हिस्सेदारी है वो आपको लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना परिभाषा के संदर्भ में ध्यान रखिएगा।
एकत्रीकरण का मतलब क्या हुआ, जब विलीनीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से देखते हैं तो उसे हम एकत्रीकरण कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। विलीनीकरण मर्जरीकरण की प्रक्रिया, तो मर्जरीकरण क्या होता है, मर्जरीकरण यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक बैंक संस्थाओं को मिलाने की बात। और प्राइवेटाइजेशन जो होता है उसके अंतर्गत जब किसी बैंक में 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी आपकी सरकार की ना हो बल्कि किसी प्राइवेट संस्था की होगी। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं, कुछ विदेशी व्यापार के संदर्भ में यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। विदेशी व्यापार के संदर्भ में ज़्यादा कुछ जानकारी अभी हम देखते हैं, बाकी जो डेटा इसका होगा, डेटा हम सेकंड वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि उसमें सिर्फ डेटा की बात कर ली जाएगी और कुछ करंट को सम्मिलित किया जाएगा। विदेशी व्यापार से मतलब क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, किसी देश या अन्य देशों के साथ श्रम, पूंजी, वस्तु एवं सेवाओं का जो व्यापार होता है उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। इसका महत्व क्या है, व्यापार व आर्थिक संबंध, संसाधनों के बेहतर उपयोग, वस्तुओं की कीमतों में संतुलन, विदेशी मुद्रा के प्रवाह, व्यापार द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया की स्थापना, ये सारी चीजें हम इसको कहते हैं विदेशी व्यापार के अंतर्गत संभव हो पाती हैं। विदेश व्यापार नीति हमने इसके लिए बनाई 2015 से 20 के दौरान, जिसमें मेक इन इंडिया का मूल्यवर्धन किया जाना था, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में संतुलन स्थापित करना, व्यापार सुगमता का प्रयास करना, कागज रहित कामकाज को आगे बढ़ाना, भारत से वस्तु सेवा निर्यात योजना और भारत से सेवा निर्यात योजना को प्रारंभ करना। इसके अंतर्गत प्रोत्साहन और पुरस्कार की दरें 2 से 5% की गई, क्षेत्र का विकास व निर्यात को बढ़ावा देना, विनिर्माता और उत्पादकों को स्वप्रमाणित अधिकार देना, अपने स्तर पर ही वो अपने उत्पादों का प्रमाणन कर सकें, रक्षा व हाई रेट उत्पाद निर्यात को यहाँ पर विकसित किया जा सके और MSME क्षेत्र का उत्पादक क्षमता में वृद्धि की जा सके। ये सारा उन्होंने विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 के दौरान संपादित की। अब विदेशी निवेश क्या होता है, तो विदेशी निवेश जो होता है FFI के माध्यम से एक होता है जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये 10% से अब ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पर इसे बढ़ा करके 15% किया गया है। अप्रत्यक्ष तरीके से ये निवेश करते हैं और व्यापार अस्थिरता के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जिनको जहां प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है ये पैसा अपना इस मार्केट से निकालते हैं और दूसरे मार्केट में निवेश कर देते हैं। तो यहां पर इसके कारण बाजार की जो सेंसेक्स होती है वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होने को देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त FFI के साथ साथ यहाँ पर एक FDI भी होता है। FDI का जो अगर बात करें तो यहाँ पर FFI के संदर्भ कुछ चीज़ें और देख लीजिए, 10 या उससे 1 से लेकर 10%, यहाँ पे 10 लिख दिया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, स्वचालित और अनुमाग से होता है, निवेश का प्रत्यक्ष तरीका है और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की प्राप्त होती है, व्यापार अवसंरचना, रोजगार एवं विकास के हेतु ये बेहतर होते हैं। ये आपका यहाँ पर FFI नहीं होगा, ये FDI होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया है। ये 10% से 100% की बात करता है, ये 2 लाइनें यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात है सिंगल रिटेल में, देखें इस तरीके से यहाँ पे आपको 49% से ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर आपको 100% सरकार के मार्क के माध्यम से यहाँ पे सुनिश्चित किया गया। सिंगल रिटेल की बात करें तो यहाँ तो ऑटोमेटिक या सरकार के अनुमति दोनों तरीके से आपको ले सकते हैं, 49 से 100% है, एयरलाइन में 49% है, रियल से स्टेट में आपको 100% है। वैसे भी ये सारी चीज़ें आपको उतनी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी देखने के बाद है। तो FDI होता है और FPI होता है, जिसे हम विदेशी व्यापार के अंतर्गत निवेश की बात करते हैं। FPI जो होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पर 10% या उससे कम की बात करता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो 10 से 15% की बात करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपको करीब कई क्षेत्रों में 100% तक की भी अनुमति यहाँ पर दी गई है सरकार के द्वारा। जैसे कुछ एग्जाम्पल वाइज दिए गए हैं, एयरलाइंस में अगर देखें तो 49% है FDI और रियल एस्टेट में 100% आपको FDI वहां पर है। अब इससे FDI से जो लाभ होता है उसके संदर्भ में यहाँ पे सारी बातें कही गई कि व्यापार अवसंरचना, रोजगार, विकास इत्यादि को बेहतर स्थिति प्राप्त होती है। इसी में कुछ तथ्य आते हैं जिसको हम कहते हैं अवमूल्यन क्या है और अधिमूल्यन क्या है। तो अवमूल्यन कब किया जाता है, जो मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है वो कब किया जाता है, जब किसी सरकार के द्वारा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी मुद्रा का जानबूझकर विदेशी मुद्रा के मुकाबले हम कमजोर करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, अवमूल्यन कहेंगे। इससे बाजार में मांग व पूर्ति के असंतुलन कारण मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है, जिसे डिप्रिसिएशन हम इसे कहते हैं। अधिमूल्यन क्या होता है, जब किसी एक मुद्रा के मूल्य से किसी दूसरी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य वृद्धि आधिकारिक रूप से की जाए, ठीक है, जानबूझकर मुद्रा के अपने मूल्य को बढ़ाया जाए। बाजार की मांग और पूर्ति का कारण मूल्य वृद्धि या अप्रिसिएशन आपका कहलाता है। तो अवमूल्यन, डिप्रिसिएशन, अधिमूल्य, अप्रिसिएशन हम यहां पर हमने देख लिया। चलिए अब कुछ और चीजों की बात करते हैं, कुछ मुद्दों को लेकर भी यहां पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम यहां पर टैक्स सिस्टम पे भी आ जाते हैं। व्यापार शेष क्या होता है,
व्यापार शेष, ठीक है। व्यापार शेष का मतलब होता है किसी निर्धारित समय में आयातित व निर्यातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का अंतर उस देश का व्यापार शेष कहलाता है, ठीक है। मुद्रा परिवर्तनीयता क्या होती है? देश की मुद्रा मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होने की स्थिति। भारत में चालू खाता घाटा के अंतर्गत मुद्रा परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाता के अंतर्गत यहां पर यह व्यवस्था नहीं है। इसको ध्यान रखना है कि मुद्रा परिवर्तनीयता की स्थिति किसके के अंतर्गत है और किसके अंतर्गत नहीं है। इसके बाद संरक्षणवाद क्या है? संरक्षणवाद देखिए आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा है, विभिन्न देशों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब किसी देश के द्वारा अपने उद्योगों को विदेशी आयातित वस्तुओं व सेवाओं से प्रतिस्पर्धा हेतु संरक्षण किए जाने के तैयार के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ को बढ़ा दिया जाए तो इसको कहा जाएगा संरक्षणवाद। भारत भी करता है अपने कृषि उत्पादों के संदर्भ में। अमेरिका के द्वारा हाल फिलहाल काफी किया गया है, चाइना के द्वारा किया जाता है, ट्रेड वॉर की भी स्थिति चल रही है, ठीक है। विनिमय दर क्या होती है? डॉलर के मुकाबले रुपए की परिवर्तन की स्थिति। $1 के मुकाबले कितने रुपए मिलेंगे, तो उसको जो ये स्थिति है उसी को हम बोलते हैं विनिमय दर। व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर क्या है? जब दो या दो से अधिक देशों के द्वारा एक दूसरे की वस्तुओं पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बहुत अधिक बढ़ाकर लगाया जाता है ताकि व्यापार को हतोत्साहित किया जाए, इसे हम कहते हैं व्यापार युद्ध या ट्रेड वॉर। अभी अमेरिका और चीन के मध्य बहुत बड़े स्तर पे हम ये ट्रेड वॉर देख रहे हैं। चलिए ये तो पढ़ लिया, अब WTO बॉक्स पढ़ लेते हैं जिसमें ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स है। इसको लेकर भी लगातार न्यूज आती रहती है, इसमें क्या है क्या नहीं है उसको समझ लीजिए। देखिए ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत क्या है, यहां पर मूलतः ये सारी व्यवस्था है सब्सिडी को लेकर। ग्रीन बॉक्स में आप सब्सिडी दे सकते हैं, छूट है। एम्बर बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में भी आप तकनीकी आधार पर छूट दे सकते हैं सब्सिडी को लेकर, लेकिन एम्बर बॉक्स की वस्तुओं को लेकर यहां पर आपको किसी प्रकार की सब्सिडी आप नहीं दे सकते हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं किस किस बॉक्स में आती हैं? तो देखिए ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पशु टीकाकरण, कृषि इत्यादि संबंधी यहां पर अगर हम देखें तो इस पर आप सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा सकती है, छूट है। ब्लू बॉक्स के अंतर्गत तकनीकी आधार पर कुछ छूट दी गई है कि यहाँ पर तकनीकी आधार पर कुछ डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पर आपको, या फिर कुछ पिछड़े हुए स्थितियां हैं तो भी आप वहाँ पर ब्लू बॉक्स के अंतर्गत वस्तुओं को छूट दे सकते हैं। एम्बर बॉक्स के अंतर्गत उर्वरक, मशीनरी, बिजली इत्यादि पर किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे बाजार में जो वस्तुएं आएंगी वो बहुत सस्ती होंगी दूसरे देशों के मुकाबले, और उसके कारण वो मार्केट से वो देश, उन देश की वस्तुएं बाहर हो जाएंगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। इसी को लेकर लड़ाइयां होती हैं, अमेरिका इंडिया के विरुद्ध, इंडिया अमेरिका के विरुद्ध, अन्य ब्रिटेन यूके जो होता है किसी और के विरुद्ध। तो इस तरह की यहाँ पर एक दूसरे पर दोषारोपण चलता रहता है। लेकिन ये बॉक्सेस ध्यान रखिएगा, इसमें किस किस अंतर्गत सब्सिडी दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती है। तो एम्बर बॉक्स में किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी इन वस्तुओं पर, और सब्सिडी ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आपको दी जाती है। अब एक और क्वेश्चन, कर किसे कहते हैं? टैक्स क्या होता है? किसी वस्तु, सेवा, आय, शुल्क, संपत्ति पर सरकार के द्वारा वसूला जाने वाला न्यूनतम राशि को हम क्या कहते हैं? कर कहते हैं, टैक्स कहते हैं। भारत में कर प्रणाली कैसी है? देखिए पहले इसको समझ लीजिए, कर पद्धति क्या होती है। कर पद्धति देखिए, प्रतिगामी कर पद्धति, जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि हो जाए। जैसे 10,000 है तो 10% कर, 20,000 हो गया तो 20% कर, 30,000 हो गया 30% कर भी बढ़ता जा रहा है, आय भी बढ़ती जा रही है। इसको कहते हैं हम प्रतिगामी कर। समानुपाती कर क्या होता है? जब आय अर्जित करने के अनुपात में निश्चित दर पड़ती है, ठीक है, कि यहां पर अगर 10,000 से 20,000 बढ़ा, 20,000 से 30,000 बढ़ा, 30,000 से 40,000 बढ़ा, तो कितने परसेंट आपकी आय में वृद्धि हुई, उतने ही परसेंट अनुपात में आपकी टैक्सेस में भी वृद्धि की जाए। और प्रगामी कर क्या होता है? आय में वृद्धि के साथ कर में वृद्धि ना की जाए, अर्थात कि एक समय के पश्चात आपकी आय तो बढ़े लेकिन टैक्स ना बढ़े, ठीक है। जैसे कि आप 50 लाख तक वहां पर आपकी टैक्सेस बढ़ती गई, 50 लाख के बाद चाहे आप 100 लाख, 1 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, 50 करोड़ कमाओ, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रगामी कर। तो कर प्रणाली 3 तरीके की होती है। अब कर के प्रकार क्या होते हैं? तो कर एक तरीके का होता है प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो उसको समझ लीजिए। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? व्यक्ति की आय, संपत्ति आदि पर लगाया गया व्यक्तिगत कर तथा उसी के द्वारा अदा किया जाने वाली की व्यवस्था ही आपकी प्रत्यक्ष कर कहलाती है। इसमें आयकर भी होता है, संपत्ति कर भी होता है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? एक व्यक्ति पर लगाया गया हो और अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका भुगतान किया जाता हो, जिसे हम कहते हैं
अप्रत्यक्ष कर जिसे जीएसटी के अंतर्गत देखा जाता है। आय कर में सम्मिलित आय क्या होती है? तो वेतन, व्यापार से लाभ, किराए से प्राप्त आय, पूंजीगत लाभ, ब्याज, ये सब आय कर में आज सम्मिलित किया जाएगा। सम्मिलित कर में जो होता है केंद्र और राज्य का हिस्सा भी होता है। केंद्र जो लगाती है कर जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर के रूप में वसूलती है। राज्य जो वसूलती है वैट, मनोरंजन कर, चुंगी कर इत्यादि के संदर्भ में, ये सब खत्म करके वहां पर वैसे जीएसटी भी चीजें लाई गई, लेकिन कुछ कर अभी भी प्रत्यक्ष कर के रूप में लगते हैं। इसी प्रकार वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है। वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी कहते हैं। प्रत्यक्ष कर के अलावा अप्रत्यक्ष कर आपको लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी लगता है। अब सीजीएसटी राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर, ठीक है, राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा लगाया कर सीजीएसटी हो गया। एसजीएसटी क्या होता है? राज्यों द्वारा राज्य के अंदर लगाया गया कर, एसजीएसटी हो गया। आईजीएसटी क्या हो गया? राज्यों के आपस में व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया, अर्थात दो राज्य व्यापार कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, तो वहां पर केंद्र सरकार ने जो कर लगा दिया। जैसे गुजरात और यूपी अगर साथ में कोई व्यापार कर रहे हैं तो दोनों के मध्य जो व्यापार हो रहा है उस पर उन्होंने केंद्र ने लगा दिया आईजीएसटी। और यूटीजीएसटी क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया गया केंद्र सरकार द्वारा कर, यूटीजीएसटी हो गया। तो यहां पर सीजी, एसजी, आईजी, यूटी, जीएसटी के बारे में हमने यहां पर देख लिया। इसके सदस्य कौन कौन है? तो यहां पर वित्त मंत्री हैं, राज्य के नामित सदस्य होंगे, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं सीजीएसटी काउंसिल के। कार्य क्या करती है सीजीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल कार्य क्या क्या करती है? तो कर, उपकर, अधिभार लगाना, कर की दरें घटाना व बढ़ाना, कर के दायरे से वस्तु सेवाओं को छूट प्रदान करना और जीएसटी लागू करने का कानून बनाना। यह सारा जो कार्य करती है वो कौन करती है? जीएसटी काउंसिल करती है। अब जीएसटी परिषद के द्वारा यहां पर देखिए, जीएसटी परिषद के द्वारा जो दरें लगाई गई हैं वो कितनी है? 5%, 12%, 18% और 28% है। जीएसटी से कुछ वस्तुओं को बाहर रखा गया है जिस पर जीएसटी आपकी नहीं लगती है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अफीम और तंबाकू। राज्यों को मुआवजा जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, यदि नुकसान होता है जीएसटी लागू करने से उन राज्यों की आय में, तो 5 साल की अवधि तक केंद्र सरकार द्वारा यहां पर उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा एक प्राधिकरण का भी गठन किया गया है, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण। ये क्या काम करेगी? इसका गठन हुआ 2017 में। इसमें एक अध्यक्ष हैं, 4 सदस्य हैं। इनका काम होगा जीएसटी दरों को लागू करवाना, उपभोक्ताओं को कर दर में कटौती का लाभ मिलना सुनिश्चित करना और अनुवीक्षण समिति के माध्यम से स्थानीय शिकायतों को सुनना और स्थायी समिति के माध्यम से राष्ट्रीय शिकायतों को सुनने का कार्य यहाँ पर राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। जीएसटी के कुछ लाभ हैं, तो एक समान कर प्रणाली लागू हो गई। जीएसटी लागू होने से अलग अलग प्रकार के आपके वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगते हैं। इसके अलावा पारदर्शी कर प्रणाली हो गई, कई करों से मुक्ति आपको इसमें मिलती है, तो कुछ इसके अपने लाभ भी आपको देखने को मिलते हैं। जीएसटी लागू होने से अलग अलग विभागों के कर भुगतान का सामना नहीं करना पड़ता। ई गवर्नेंस बेहतर हुआ है। वस्तुओं के कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं लेकिन कुछ महंगी भी हुई हैं। 9 नौकरियों का वहाँ पे जीएसटी कारण, क्योंकि जिनको आता है उसके लिए वहाँ पे अलग से लोगों को, उसके लिए अकाउंटेंट को वहाँ पे रखा जा रहा है, तो उसके लिए आपको नई नौकरियों का सृजन हो रहा है। लेकिन चुनौतियाँ हैं कि सेवाओं का महंगा कुछ हुई हैं, बहुत सारी आपकी कर की कई दरें यहाँ पर लग गई हैं, 5, 12, 18, 28 हो गई हैं, उसी में आपको समस्या आती है। बुनियादी ढांचा व स्टाफ प्रशिक्षण की आपको कमी है। अब जीएसटी सबको नहीं पता है कैसे लागू हो रही, तो उसकी समस्या। संग्रह प्रक्रिया संबंधी ढांचा, रिटर्न की आवृत्ति, केंद्र राज्य भुगतान व्यवस्था इत्यादि को लेकर कई सारी समस्याएं हैं। चलिए ये सब छोड़ते हैं, अब आते हैं अपने हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के अंतर्गत, और इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि आगत क्या होती है। कृषि आगत देखिए, कृषि के अंतर्गत भूमि आती है, जिसमें भूमि धारण प्रणाली इसमें लागू होती है। माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी, भूमि प्रतिसुधा, चकबंदी और भूमि अधिग्रहण इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। बीज के अंतर्गत बात करें तो इसमें उन्नत किस्म के बीज हैं, सीड विशेष हैं, सीड बैंक हैं और जीएम क्रॉप इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कृषि के अंतर्गत कुछ अन्य चीज़ें भी आती हैं, जैसे कृषि के संदर्भ में यहाँ पे जो कृषि प्रणाली है इसमें आपकी सिंचाई आती है। सिंचाई के अंतर्गत देखें तो कुछ समस्याएं भी हैं। प्रधानमंत्री की सिंचाई योजनाएं सिंचाई को लेकर क्या है कि कहीं सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है, कहीं है तो बहुत ज़्यादा है, कहीं भूमिगत जल के पानी की समस्या है, तो सिंचाई को लेकर अपनी समस्याएं भी हैं। अब इसके लिए प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना लागू की गई
वाटरशेड, हर खेत को पानी संबंधी योजनाएं लेकर आई गई। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ाया गया। साथ ही यहाँ पे फर्टिगेशन, मल्चिंग को लेकर आया गया, जिसके माध्यम से वहाँ पर उर्वरक और पानी को मिक्स करके वहाँ पर पौधों को देने की व्यवस्था लेकर आई गई। नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से वहाँ पर गाँव शहरों और गाँव को जोड़ना है और वहाँ पर नहरों के माध्यम से पानी पहुँचाने की व्यवस्था भी की गई, ताकि सिंचाई की समस्या आपकी समाप्त हो सके। उर्वरक के अंतर्गत एनपीके है, जो को भारत में हर तरीके की व्यवस्था नहीं है। सभी दूसरी चीज समस्या है कि एनपीके किसानों को सही मात्रा में कितना देना है, नहीं देना, इसकी भी समस्या होती है। साथ ही इसको लेकर कुछ उपाय किए गए कि सभी लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उर्वरकों को वहाँ पे सब्सिडी पे दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया गया ताकि मिट्टी की गुणवत्ता को पता कराया जा सके। साथ ही नीम लेपित यूरिया जारी किया गया, जिससे नीम कोडेड यूरिया, जिससे वहाँ पर उसको नुकसानों से बचाया जा सके। तो फसलों को इस तरीके से यहाँ पर उर्वरक को लेकर सरकार द्वारा काफ़ी सारे काम किए गए। कीटनाशकों को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर 25 फसलों को नुकसान से बचाने के संदर्भ में कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। केमिकल स्प्रे के कारण भी काफ़ी सारा लेकिन नुकसान होता है, क्योंकि वो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, जीव को नुकसान पहुँचाते हैं, और वही जो केमिकल होते हैं भोजन इत्यादि के संदर्भ में मनुष्यों के पेट में भी जाता है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो होते हैं, इसका प्रयोग हम बेहतर लेकिन कर सकते हैं। जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है, और इसके संदर्भ में सरकार द्वारा काफ़ी कुछ योजनाएं शुरू की गई, जैसे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। और इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है 60% और राज्य सरकार 40% इसमें योगदान करेगी। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर 90% केंद्र सरकार और राज्य सरकार 10% योगदान करेगी इन योजनाओं में। कृषि आगत के संदर्भ में दूसरा जो टॉपिक है फार्म मशीनीकरण है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो किसानों को कह सकते हैं कि मशीनों के माध्यम से कृषि को उत्पादन को बढ़ाने के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा, जिसमें ट्रैक्टर इत्यादि हैं। कृषि के आपको बुआई के संदर्भ में है या कटाई को लेकर जो मशीनों का प्रयोग किया जाता है, वो उसे हम कहते हैं फार्म मशीनीकरण। अब यहाँ पर इसका लाभ ये होगा कि उत्पादन बेहतर हो जाएगा, संसाधन की कम आवश्यकता होगी, नुकसान वहाँ पर आपको कम होगा। लेकिन समस्याएँ ये हैं कि बहुत महंगी होती हैं, सभी किसान इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और इनका आसपास के क्षेत्रों में इनको ठीक करने की भी व्यवस्था नहीं होती, रिपेयरिंग की व्यवस्था नहीं होगी। तो उपाय के संदर्भ में किस तरीके सरकार यहाँ पर अवसंरचनात्मक विकास करे, किसानों को सस्ते दामों पर ये मशीनें उपलब्ध कराएं, ऋण पे भी हम इनको उपलब्ध करा सकते हैं, तो ये सारी व्यवस्था हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि कृषि ऋण की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। कृषि ऋण किसके माध्यम से दिया जाता है, तो सरकारी बैंक हैं। कृषि ऋण को लेकर कृषि ऋण माफ़ी की भी केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्था कर दी जाती है। किसानों की आय को दोगुना करने संबंधी भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर आय कृषि संबंधी निवेश को लेकर, कोई आय को लेकर, यहाँ पर पैसे को लेकर कोई दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त कृषि बीमा भी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, ताकि किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, या अगर नुकसान होता भी है तो उनको उसकी आपूर्ति यहाँ पर राशि के रूप में की जा सके। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि वाणिज्य की बात कर लेते हैं। देखिए, कृषि वाणिज्य के संदर्भ में कृषि उत्पादन विपणन समिति है, एपीएमसी है, जिसे हाल ही के कानूनों के द्वारा निरस्त करने की भी बात की है। तो जब हम लेकर आएंगे अपना नया टॉपिक लेके आएंगे करंट वाले टॉपिक में, तो इसको फिर डिस्कस करेंगे कानूनों के बारे में भी। कृषि उत्पाद विपणन व्यवस्था, मंडी व्यवस्था है ये। समस्या ये है कि इसमें राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा है। कीमतों की जो होती है, किसी भी क्रय करने को लेकर, वहाँ पर अगर कोई किसान फसल अपनी बेचने जा रहा है तो उसको वहाँ पे मूल्य चुकाना पड़ता है, पहले टैक्स एक तरीके का देना पड़ रहा है, फीस देनी पड़ती है पंजीकरण के लेकर। साथ ही वहाँ पे अच्छी अवसंरचनात्मक व्यवस्था नहीं होती है जहाँ पर वो अपनी फसल को सेल आउट करने जाते हैं। उपाय क्या है इसके लिए? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लिवस्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017 और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 लेकर आया गया, और किसानों को बेहतर व्यवस्था के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों को अपनी उपज को सीधे यहाँ पर व्यापारियों के साथ बाय कॉन्ट्रैक्ट करके उत्पादन करें, और किसान वहाँ पर उसको किसानों को सारी जो व्यवस्था है व्यापारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाए, और उनको मूल्य भी वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार एक व्यवस्था सरकार द्वारा विकसित की गई, जिसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रक्रिया कहते हैं। जैसे अमेजॉन इत्यादि है, फ्लिपकार्ट है, जिसमें खरीदार और बेचने वाले दोनों होते हैं। जो खरीदता है, बेचता है, अपना पैसे पेमेंट किए उत्पाद आपके घर आ जाता है। ठीक ऐसे ही व्यवस्था ई राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ई नैम में भी है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रक्रिया है, इसमें एग्री मिनिस्ट्री जो होती है यहाँ पर इसको संचालित करती है। इसमें 580 से ज़्यादा एपीएमसी जो मंडियाँ हैं वो इसमें पंजीकृत हैं। 2016 में इसकी घोषणा की गई, 2019 से प्रारंभ है, और दूर दराज के क्षेत्रों तक अभी ये लेकिन पहुंच नहीं पाई है, जो इसकी अपनी एक समस्या यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही ग्रामीण कृषि बाजार, स्थानीय बाजार संख्या 22,000 नाबार्ड द्वारा यहाँ पर वित्त पोषित हैं। तो बाजार हाट की भी सुविधा विकसित की जा रही, ताकि किसानों को अपनी आय, अपनी फसल को बेचने को लेकर वहाँ पर सुविधा प्रदान की जा सके।
कृषि वाणिज्य को और बेहतर करने के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति 2018 लाई गई और यहाँ पर निर्यात उत्पादों में विभिन्नता लाना, निर्यात क्षेत्रों में विभिन्नता लाना, मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करना, वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करना, शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे कार्य इसके अंतर्गत किए जा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से भारत सरकार द्वारा यहाँ पे 22 फसलें प्लस यहाँ पर गन्ना को इसके अंतर्गत यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। इसमें 14 खरीफ फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं, 3 व्यावसायिक फसलें इसमें सम्मिलित की गई हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा एमएसपी यहाँ पर आपको की सिफारिश की जाती है। एमएसपी की जो गणना की जाती है A2 प्लस FL प्लस को मल्टीप्लाई 1.5 से किया जाता है, अर्थात कि एग्रीकल्चर में जो भी वहाँ पर लागत लगती है किसानों की, उसके 1.5 गुना वहाँ पर उनको राशि पे की जानी चाहिए। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा एमएसपी को मंजूरी दी जाती है और एफसीआई और नाफेड जैसी संस्थाएं सरकार की तरफ से किसानों से इसकी खाद्यान्नों की या अन्य फसलों की जो होती है खरीद करती है। इसके लाभ क्या हैं? तो किसानों को फसल का उचित मूल्य प्राप्त होता है। एमएसपी के कारण अन्य अल्प जो होते हैं व्यापारी, उनको बहुत कम मूल्य पर किसानों से उत्पाद नहीं खरीदा जाता, जिससे उनको नुकसान कम होता है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में खाद्य महंगाई की अपनी एक समस्या है, क्योंकि फसलें कम उत्पादित होंगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन, वहाँ पे फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसके कारण वस्तुओं की आपूर्ति में कमी और लोगों की आय में वृद्धि भी एक समस्या है, जिसके कारण यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है। उपाय के तौर पे हम मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यहाँ पर निश्चित कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से वहाँ पे वस्तुओं की जमाखोरी को रोक सकते हैं। ओपन मार्केट सेल योजना को निर्धारित कर सकते हैं और टॉप अर्थात टोमेटो, ओनियन और पोटैटो योजना के माध्यम से इन चीज़ों के और भी ज़्यादा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। समस्याएं लेकिन फिर भी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है, कीटों का प्रभाव और फसलों संबंधी बीमारियों के कारण फसलों के नुकसान जो होते हैं वो हो सकते हैं और इसके कारण फूड इन्फ्लेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। कृषि के बाद पशुपालन के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देखिए। पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 में अगर कहा जाए तो वहाँ पे भी लिखा होगा कि पशुपालन और संरक्षण संबंधी इनके कार्य किए जाने चाहिए। राज्यों को वहाँ पर दिया गया है ये आदेश, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में जानकारी है। ऑपरेशन फ्लड जारी किया गया था 1970-1996 में, जिसके माध्यम दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया गया। इसी में कुछ रिवोल्यूशंस हैं, क्रांति हैं, जिसे हम व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे 100% से यूनियन अर्थात केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया गया। कुछ अम्ब्रेला योजनाएं इसके अंतर्गत लेकर आई गई। अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत यहाँ पे पशुधन संजीवनी, पशुधन हार्ट पोर्टल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए। इनके माध्यम से इन पशुओं की बेहतर ब्रीड को तैयार करना, उनके दुग्ध उत्पादन या अन्य तरीके की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, इनके खाद्यान्न और उनके संरक्षण जैसी योजनाओं को सुनिश्चित करना, ये सारा कुछ यहाँ पर इन योजनाओं के माध्यम से पशुओं के संरक्षण, उत्पादन, उनकी नस्ल के बेहतरी के संदर्भ में कार्य किए गए। इसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ब्लू रिवॉल्यूशन जो रिलेट करता है वो अवसंरचना के आधुनिकीकरण से रिलेटेड करता है। इसमें आपका विपणन है, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की यहाँ पर व्यवस्था इसमें की गई है। मछुआरों के कल्याण हेतु इसमें कार्य किए गए हैं। साथ ही आवास और पेयजल की व्यवस्था इसमें की गई हैं। मछलुओं को इनलैंड मछली पालन और एक्वाकल्चर को बढ़ावा दिया गया है। मैरीकल्चर को यहाँ पर आपको बढ़ावा दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर निजी संस्थाओं को भी इसमें अवसर दिया गया है, ताकि हम ब्लू रिवॉल्यूशन अर्थात मछलियों के उत्पादन में किस तरीके से वृद्धि ला सकते हैं, उसके लिए किस तरीके से कार्य किया जा सकता है, उसको यहाँ पर हम ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। कुछ अन्य क्रांतियाँ भी हैं जिनको लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ब्लैक क्रांति या काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति कोको या चमड़ा उत्पादन। स्वर्ण क्रांति फल बागवानी शहद। हरित क्रांति यहाँ पर उर्वरक की नहीं होगी, ये आपकी भूरी क्रांति भी हो सकती है। यहाँ पर हरित क्रांति में फसलों के खाद्यान्न के संदर्भ में है। गोल क्रांति आलू है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली है। रजत क्रांति यहाँ पर आपके कपास है और बादामी क्रांति यहाँ पे मसाला क्रांति के संदर्भ में है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्रांतियों, कृषि क्रांतियों से संबंधित आपको इसमें दिखाई गई हैं।
अब बात करते हैं एग्री एक्सटेंशन सर्विस के बारे में। तो अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया इसके अंतर्गत लाया गया है, जिसमें किसान मटीला गांव सलाह प्रशिक्षण सूचना इत्यादि इसमें सम्मिलित की गई। किस तरीके से गांवों को यहाँ पर किसानों को किस तरीके से व्यवस्था उत्पन्न कराई जा सकेगी, उनको सलाह कैसे दिया जाना है, नई तकनीकों के बारे में किस तरह प्रशिक्षित करना है, सूचनाएं उन तक पहुँचाने के लिए कार्य किए जाएंगे। यहाँ पे जो चैनल डिलीवरी है अर्थात किस तरीके तक इनसे पहुँचा जा सकता है किसानों के मध्य, तो व्यक्तिगत तौर पर वार्तालाप सुनिश्चित करना या सामूहिक तौर पे आयोजन करना या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से या ई तकनीकी के माध्यम से किसानों तक इस प्रकार की सारी जानकारी को सुनिश्चित करना है। कई सारी कृषि संस्थाएं हैं जो कृषि उत्पादों को बेहतर करने के संदर्भ में, उसको बढ़ाने के संदर्भ में कार्य कर रही हैं। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, अध्यक्ष इसके नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कार्य इनका है कृषि अनुसंधान, उच्च गुणवत्ता के बीज प्रशिक्षण किसानों को देना, जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना, विश्वविद्यालयों को यहाँ पर इसमें सम्मिलित करना और कृषि शिक्षा योजना को यहाँ पर संचालित करना। यह सारा कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसमें कृषि के उसके उत्पादन और उसके विकास के लिए कार्य करना। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। कृषि के बाद हम आएंगे अपने द्वितीयक अर्थात दूसरे सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा इसके अंतर्गत आता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इसमें लाभ के संदर्भ से अगर देखें तो इसमें जो रोजगार है 42% कृषि में है, 34% सेवा सेक्टर में, 24% उद्योग क्षेत्र में है। जीडीपी में लेकिन अगर हम योगदान के दृष्टिकोण से देखें तो 53% सेवा क्षेत्र का, 59% उद्योग का, 29% उद्योग का और 17% कृषि का आता है। साथ ही अगर औद्योगिक क्रांतियों की अगर इसमें हम बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में 1948 की अगर हम बात करें सबसे पहले आई, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था के उद्योग पर इसमें बल दिया गया। दूसरी औद्योगिक नीति आई जिसको 1956 में उद्योगों का वर्गीकरण, निजी क्षेत्र राज्य के अनुसार कार्य करना, ग्रामीण व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना, प्रादेशिक विषमता को दूर करना और विदेशी पूंजी निवेश को नियंत्रित करने जैसे उपायों को इसमें सम्मिलित किया गया। एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर में यहाँ पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा भी बदली गई है। अब नई जो परिभाषा वो ये है कि किसी भी विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर वो होंगे जिनका निवेश 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ होगा, और लघु में 10 करोड़ यहाँ पर निवेश और 50 करोड़ टर्नओवर होगा, और मझोले उद्योग उन्हें कहा जाएगा जिनका निवेश 20 करोड़ और उनका टर्नओवर 100 करोड़ होगा। योजनाएं भी कुछ संचालित की गई हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर उद्योग को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार उत्पन्न करना है, एस्पायर योजना के माध्यम से प्रशिक्षण करना है, उद्यमी मित्र योजना, उद्योग एलहौर मेमोरीज के माध्यम से यहाँ तक नए उद्योगों को अपने आधार पर कह सकते हैं कि उद्योगों को स्वयं रोजगार स्वरोजगार की स्थितियों को विकसित करना, उसके लिए उनको प्रशिक्षण वित्त की सहायता उपलब्ध कराना है। ऐसे ही स्फूर्ति योजना है, उसमें कौशल प्रशिक्षण प्रोवाइड कराना है। एमएसएमई यहाँ पर एक्ट है जिसके माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना है। एमएसएमई संपर्क के तहत यहाँ पर लोगों को जोड़ना है जिनको रोजगार चाहिए, जिनको रोजगार देना है। पब्लिक प्रोग्राम ऑर्डर है, ई मार्केट लिंकेज के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से लिंक करना है एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसमें फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50 करोड़ की पूंजी का भी निवेश किया गया है ताकि यहाँ पर इस तरह की एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पर विकास दिया सके, उनके विकास के लिए कार्य किया जा सके। अब बात करते हैं कुछ सार्वजनिक उद्यम के संदर्भ में क्या है। तो सार्वजनिक उद्यम की अगर हम बात करें इसमें तो देखिए सार्वजनिक उद्यम में एक जानकारी आती है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां क्या होती हैं, तो इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। महारत्न कंपनियां जिनका औसत शुद्ध मूल्य होता है 15,000 करोड़ हो, जिनका टर्नओवर 25,000 करोड़ हो, 5,000 करोड़ जिनका शुद्ध लाभ हो, और जो नवरत्न कंपनियों का दर्जा जिन्हें पहले से प्राप्त रहा हो। नवरत्न कंपनियां क्या होंगी? मिनी रत्न कंपनी पहले से रही हों, 5 साल में इन्होंने 3 साल उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की हो, 4 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, 6 मानकों पर ये 6 मानक में ये कम से कम 60 अंक लाने चाहिए इनको 100 में से। मिनी रत्न कंपनियों की बात करें, ये 3 साल का इनको मुनाफा होना चाहिए, 3 साल मुनाफा हुआ, किसी एक वर्ष 30 करोड़ से अधिक का इनको मुनाफा होना चाहिए, और 2002 से अब तक ऐसे 74 कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। सार्वजनिक उद्यम के कार्य क्या हैं? कल्याणकारी कार्यों को संचालित करना, साथ ही यहाँ पर गैर कर व्यवस्था है, रोजगार देना है, रोजगार में वृद्धि सुनिश्चित करना है। ये सारा काम आपको सार्वजनिक उद्यम के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं सार्वजनिक उद्यम में। क्या समस्याएं हैं? जैसे बीमार उपक्रम है, राष्ट्रीयकरण की समस्याएं हैं, कुशल प्रबंधन का अभाव है, शोध अनुसंधान विकास की कमी है, श्रम संगठनों का राजनीतिकरण है। ये आपको इसमें समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं।
इसके साथ साथ सार्वजनिक उद्यम में वर्तमान समय में विनिवेशीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सरकार अपनी हिस्सेदारी लगातार कम कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि यहाँ पे राजस्व का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे भारत सरकार को प्राप्त हो सके। लाभ क्या है? कुशल प्रबंधन, क्योंकि नए कह सकते हैं प्रबंधन प्राप्त होगा। निजी सेक्टर इसमें निवेश करेगी, निवेश के अवसर साथ ही साथ इसमें ज़्यादा बढ़ेंगे। शोध अनुसंधान में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकार पर यहाँ पर दबाव भी कम होगा। जो बीमार कंपनियां होंगी उनके हाथ से चली जाएंगी, वो नई चीज़ों में निवेश करके नए आय, नए तरीके के रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे। सामाजिक निवेश द्वारा सरकार यहाँ पर नई चीज़ों को विकसित कर सकती है। तो यहाँ पर सार्वजनिक उद्यम में विनिवेशीकरण की यहाँ पर ये कार्य इस उद्देश्य से किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे कि एकाधिकार का जो मुद्दा है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ निजीकरण ही रह जाए। रोजगार सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा होने से रोजगार जा सकते हैं लोगों के, और गुणवत्ता के साथ यहाँ पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का विकास के संदर्भ में सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं संचालित की गई, जैसे स्टार्टअप इंडिया 2016 में, मेक इन इंडिया 2014 में, स्किल इंडिया 2015 में, ईज ऑन डूइंग बिजनेस में वहां पर उच्च रैंकिंग प्राप्त करना, आत्मनिर्भर भारत सरकार की योजना यहाँ पर लेकर आई गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके बेहतर के संदर्भ में यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि बेरोजगारी की स्थितियों को लेकर। देखिए, बेरोजगारी है वह विशेष अवस्था, तो एक मिनट, बेरोजगारी भी थोड़ा समझ लेते हैं। बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो बेरोजगारी वह विशेष अवस्था जिसमें मानसिक व शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ एवं इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मानकों व प्रचलित मजदूरी दर पे काम नहीं मिलता, उसे हम बेरोजगार कहेंगे। ठीक है। बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं? तो एक ग्रामीण बेरोजगारी है, एक शहरी बेरोजगारी है। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत आती है अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी? जहां 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और लेकिन उत्पादन जो होता है जितना हो रहा है, अगर 4 लोग भी मिलकर काम करें तो वहां पे उत्पादन में कोई फर्क ना आए। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो वहां पे उसे हम कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। कहने का मतलब कि 5 लोग मिलकर अगर 1 कुंटल का उत्पादन करते हैं और अगले साल 1 को हटा दें और 4 लोग मिलकर भी 1 कुंटल का उत्पादन कर दें, तो ऐसी स्थिति में जो एक व्यक्ति था उसका कोई वहां पे काम नहीं था, तो उसे हम कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम आने पर आपको रोजगार मिलता है और मौसम के खत्म होने के साथ आपका रोजगार खत्म हो जाता है। जैसे धान की रोपाई करना हो, जब धान का सीजन आता है तभी रोपाई चालू होती है, उस समय आपको रोजगार मिलता है, सीजन खत्म आप बेरोजगार हो गए, तो इसे हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी है। औद्योगिक स्तर पे जो बेरोजगारी है, उद्योगों में किसी प्रकार के होने वाले परिवर्तन हो गए, शिक्षा के कारण आप बहुत ज़्यादा लेकिन शिक्षित हैं लेकिन उस शिक्षा के अनुरूप वहाँ पर आपको रोजगार उपलब्ध नहीं, तो वो शिक्षित बेरोजगारी हो गई। ठीक है, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है लेकिन इंजीनियरिंग को लेकर कोई जॉब ही नहीं आ रही है, तो शिक्षित तो है लेकिन बेरोजगार है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी, जैसे आपकी खुली बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, संरचना में हुए परिवर्तन के कारण, अल्प रोजगार है, कुछ समय मिलता है कुछ समय नहीं मिलता है, चक्री बेरोजगारी है जो सीजन वाइज आती है, सीजन वाइज चली जाती है। तो ये सब आपकी बेरोजगारी के आपके प्रकार हैं। इसके बाद बेरोजगारी की स्थिति को लेकर 2015-16 का डाटा है, रिसेंट का भी डाटा नहीं है, रिसेंट का भी सरकार का इंडिया ईयरबुक में देखी जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा। तो यहाँ पर 2015-16 के डाटा के अनुसार जो श्रम बल भागीदारी है इसका 50% यहाँ पर अगर बात करें कितना है, 50 करोड़ यहाँ पर है श्रम बल भागीदारी, जिसमें से 75% जो होते हैं पुरुष है और 23% जो होती हैं आपकी महिलाएं हैं। जनसंख्या के अनुपात में अगर बात करें तो 47% यहाँ पर आपके कामगार जनसंख्या है, 71% इसमें से पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं 21%, 21.7। बेरोजगारी को हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो बेरोजगारी को दूर करना है तो रोजगार उत्पन्न करना चाहिए, लोगों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करना चाहिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, सरकारी योजनाएं और मेक इन इंडिया को सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ पर ये सारा काम हम करके यहाँ पर अपनी चीज़ों को, बेरोजगारी को और दूर कर सकते हैं। चलिए अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर निर्धनता की बात कर लेते हैं। निर्धनता क्या होती है? निर्धनता वह है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसमें अक्षम होता है, उसे हम निर्धन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में एक है फिलिप्स वक्र है। फिलिप्स वक्र को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इन्फ्लेशन रेट होती है, ये आपका यहाँ पर और मूल्य के संदर्भ में आती है, तो इन्फ्लेशन जैसे जैसे ये आपको बढ़ती जाएगी यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं इन फिलिप्स वक्र की संज्ञा इसे हम देते हैं। और इसमें फिलिप्स वक्र जो होता है किससे जुड़ा है इसको ध्यान रखना है। फिलिप्स वक्र जो होता है वो आपको निर्धनता से जुड़ा हुआ बेरोजगारी का स्तर। यहाँ पर देखिए मुद्रास्फीति, इसमें क्या होगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा, बेरोजगारी की दर घटेगी। तो ये कहते हैं जो फिलिप्स वक्र है इसके संदर्भ में ये बात कह रहा है
एक जो डाटा इसमें कहता है, एक चीज़ को ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आपको पूछता है कि जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती है, उसके कारण आपकी बेरोजगारी की दर जो होती है वो घटती जाती है। मुद्रास्फीति नए रोजगार का सृजन करती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, उत्पादन कम होगा, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए फिर नए लोगों को लगाया जाएगा, और नए लोग अगर जॉब पे आएंगे तो बेरोजगार जो पड़े हुए थे उनको रोजगार मिल जाएगा, तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, तो रोजगार बढ़ेगा, इन्फ्लेशन हाई होगा तो बेरोजगारी घटेगी। तो यही आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसके माध्यम से। अब बात करते हैं यहाँ पे निर्धनता के प्रकार के संदर्भ में। एक है आपका सापेक्ष निर्धनता और दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता क्या होती है? समाज के विभिन्न आय वर्गों के बीच आय और जीवन स्तर का पता लगाने के लिए यहाँ पर जो प्रयोग किया था उसके अंतर्गत हम उसको कहते हैं सापेक्ष निर्धनता। इसमें हम लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक इसके माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। जो दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग इसके अंतर्गत आते हैं। वस्तु एवं सेवा संबंधी आवश्यकताओं को आधार मानक इसमें बनाया जाता है, उसके आधार पर इनका आकलन किया जाता है। और निरपेक्ष निर्धनता प्रत्येक देश में अलग अलग हो सकती है। भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? तो पहले आर्थिक कारण जान लीजिए। बेरोजगारी व अल्प रोजगार इसका एक कारण हो सकता है। निम्न स्तरीय आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर एक कारण है। आय और संपत्ति का असमान वितरण एक कारण है। कृषि में निम्न उत्पादकता भी एक कारण है। वैकल्पिक व्यवसाय का अभाव भी एक कारण है। और प्रशिक्षण व व्यावसायिक संस्थानों की कमी भी अपना एक कारण है। इसके अतिरिक्त पूंजी निर्माण और निवेश की जो दर है वो काफ़ी यहाँ पर कम है आपकी। साथ ही आधुनिक तकनीकों का कम प्रयोग किया जाता है और परिवहन, ऊर्जा, संचार साधनों का भी यहाँ पर जो विकल्प है वो काफ़ी कम है या धीमा विकास है। और निर्धनता के कारण का जो दूसरा कारण है वो है सामाजिक कारण। सामाजिक तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, भारतीय समाज का रूढ़िवादी व परंपरागत विचारों से ग्रस्त होना, भूमि सुधार लागू करने में असफल होना, ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च स्तरीय प्रवासन होना, भारतीय समाज में जाति प्रथा, धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं का प्रचलन होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामाजिक कारणों के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त निर्धनता के दुष्परिणाम क्या हैं? तो निर्धनता के कारण क्या होगा? भूखमरी, कुपोषण। लोग अपनी खाने पीने की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो कुपोषण का शिकार होंगे। समाज में असमानता में वृद्धि होगी, निम्न जीवन स्तर होगा, स्वच्छता का अभाव होगा, अशिक्षा की समस्या में वृद्धि होगी, समावेशी विकास में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि, बाल श्रम में वृद्धि, अत्यधिक गतिविधियां, ये सारी चीजें आपको अत्यधिक तौर पर वहां पर देखने को मिलेंगी। तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं? दूर करने के संदर्भ में क्या करना होगा? तो जीडीपी में तीव्र वृद्धि, तीव्र गति से अर्थव्यवस्था का विकास होना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि कम होनी चाहिए, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना चाहिए, कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास होना चाहिए ताकि ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन हो, लोगों को रोजगार भी मिले, साथ साथ उनके कुपोषण की स्थितियां ना हो, समावेशी तीव्र आर्थिक समृद्धि हो, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, निवेश में पूंजी निर्माण, बजट में वृद्धि हो, कर प्रणाली में सुधार करना और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना। ये सारी चीज हम यहां पर इसके अंतर्गत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गिनी गुणांक क्या होता है? तो समाज में व्याप्त आय व संपत्ति के असमान वितरण की सांख्यिकी माप ही यहां पर आपको गिनी गुणांक कहते हैं। इसमें 0 अगर है तो समाज के सभी व्यक्तियों के पास आय समान होगी, और यदि 1 है तो समाज के जो होते हैं वर्गों के मध्य जो होती हैं आय, यहाँ पर पर्टिकुलर जो अमीर है या एक पर्टिकुलर वर्ग के पास यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आय होगी। ये यहाँ पर आपका गिनी गुणांक है। अगर ये 0 पर रहेगा तो यहाँ पर सही है, 0 सबके पास समान आय है। लेकिन यदि ये वक्र के रूप में आता है तो इसके मतलब समाज में जितना ज़्यादा ये वक्र होगा यहाँ पर ये आपको उतने ही ज़्यादा यहाँ पे असमानता आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एक तो गिनी वक्र है, दूसरा यहाँ पे लॉरेंज वक्र होता है। ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या है? 1965 में यहाँ पे मैक्स और लॉरेंज ने इसे प्रस्तुत किया था। किसी देश के लोगों के मध्य आय की विषमता के मापन के संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं। निरपेक्ष समता रेखा समान में आय की समता को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये वाली जो लाइन है, अगर यहाँ पर ये लाइन आपको सीधी है यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर जो आय की स्थिति है वो सभी के मध्य समान है। लेकिन यदि यहाँ पर ये ज़्यादा वक्र यहाँ पर लेती है तो लोगों के मध्य असमानता आय को लेकर ज़्यादा होगी। इसे हम लॉरेंज वक्र कहते हैं।
इसके अतिरिक्त गरीबी का दुष्चक्र एक संज्ञा है। तो गरीबी का दुष्चक्र जो है वो प्रोफेसर रागनर नक्शे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि गरीबी के दुष्चक्र के अंतर्गत कि यहाँ पर लोग एक के बाद एक जो होती है समस्याओं से ग्रस्त होते रहते हैं, वो गरीबी में इस तरह से फंस जाते हैं कि वो लगातार गरीबी के दुष्चक्र से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। कम उत्पादन होगा, कम आय होगी, कम खाना खाएंगे, कम वहाँ पर आय होने के कारण लोगों को रोजगार जाएगा, उसके कारण फिर से और लोगों को वहाँ पर लोगों को निकाला जाएगा और लोग बेरोजगार होंगे। तो इस तरीके से लोग क्या होते हैं, वो एक गरीबी के दुष्चक्र में आपको फंसे रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें दो पक्ष आते हैं, एक मांग पक्ष आता है, एक पूर्ति पक्ष आता है। मांग पक्ष में क्या होता है, अल्प रोजगार, अल्प रोजगार होगा तो निर्धनता होगी, निर्धनता होगी कम आय होगी, कम आय होगी तो कम मांग उत्पन्न करेंगे, कम मांग उत्पन्न करेंगे कम उत्पादन होगा, कम उत्पादन होगा तो यहाँ पे अल्प रोजगार बना रहेगा। तो इस तरीके से एक मांग पक्ष के कारण होता है। दूसरा यहाँ पर पूर्ति पक्ष के कारण भी होता है। पूर्ति पक्ष में कैसे, देखिए यहाँ पे अल्प आय है तो निर्धन होंगे, निर्धन लोग होंगे तो उनकी निम्न आय होगी, निम्न आय होगी तो वहाँ पे निम्न बचत होगी, निम्न बचत होगी तो कम उत्पादन होगा, कम उत्पादन होगा तो फिर और भी अल्प आय वहाँ पे मिलेगी। और इस तरीके से यहाँ पर ये पूर्ति पक्ष के माध्यम से भी आपकी यहाँ पर ये गरीबी का दुष्चक्र बना रहता है। तो जो गरीबी का दुष्चक्र है वो मांग पक्ष से भी होता है और पूर्ति पक्ष से भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और एट द लास्ट यहाँ पर एक निर्धनता जाल है। निर्धनता जाल से क्या तात्पर्य है, वह स्थिति जिसमें सामाजिक सुरक्षा जैसे बेरोजगारी भत्ता, विधवा पेंशन आदि के अंतर्गत सरकार को से राहत पाने वाला व्यक्ति रोजगार की तलाश बंद कर देता है, क्योंकि उसे जो रोजगार प्राप्त होता है उसमें मिलने वाला पारिश्रमिक सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान से कम होता है। अर्थात यदि सरकार को आपके पास रोजगार नहीं है, सरकार बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करे और बेरोजगारी भत्ता वो इतना दे रही हो कि उसके बदले जो आप रोजगार करने जा रहे हैं, कोई रोजगार मिल भी रहा है तो वहां पर उसमें रोजगार के रूप में जो आय मिल रही है वो कम हो। एग्जाम्पल वाइज सरकार आपको 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रही है, आपको एक रोजगार मान लो मिलता भी है, उस रोजगार में आपको 5,000 मिल रहा है, तो व्यक्ति फिर ऐसा रोजगार क्यों मिलेगा जहां पर बेरोजगारी भत्ता उससे ज्यादा मिलता है। तो ऐसी जब स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हम कहते हैं निर्धनता जाल, लोग काम करना ही नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी में आज हमने यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरतें थी आपके एग्जाम के लिए उसको यहाँ पे पूरी कर लिया है इकोनॉमी में। सेकंड वीडियो में लेकर आऊँगा, उसमें जो इतना भी करंट आपका बचा होगा, जो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको लेकर हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपकी जो इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से पूरा अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिन्हें नहीं देखा है पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। इकोनॉमी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाएंगे, सारी बेसिक चीज़ों को मैंने इसमें कवर कर लिया है। अब बात फैक्ट और करंट की रह गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम में इस बार सफल होना है। गुड लक मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच।